लेकिन मैं जैन सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इस तरीके के जो गाइडलाइंस ला करके सरकार क्या करना चाहती है? नहीं, उसमें कोई बहुत सरप्राइज्ड होने की बात नहीं है कि सरकार का की तो स्पष्ट मंशा है कि भाई आप हमारे हिसाब से चीज़ों को रिपोर्ट करें, ताकि हमें कोई बहुत असहज और एम्बेरसिंग सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़े। आपको ध्यान होगा कि अभी हामिद अंसारी साहब की जो ऑटोबायोग्राफी वगैरह आई थी, उसमें एक वो जिक्र कर रहे हैं कि भाई उनके कक्ष में आ गए प्राइम मिनिस्टर, और वो कह रहे हैं कि थोड़ी आप हमें मदद कीजिए, राज्यसभा टीवी का जिस तरह का प्रसारण होता है और जिस तरह का डिस्कशन वहां पर होता है, तो आप समझ रहे हैं कि एक बहुत पब्लिक ब्रॉडकास्टर जो है, उस पर जब इस तरह की दृष्टि इस देश के वजीर आजम की होती है, तो बाकी चैनल्स को किस तरह से कंट्रोल और रेगुलेट करना चाहते हैं अपने हिसाब से, वो कोई बहुत समझना मुश्किल नहीं है। और 2006 में एक न्यूज रूम डाइवर्सिटी सर्वे इसी देश में हुआ था, और उसमें आप जान रहे हैं कि रॉबिन जॉफरी ने जो बात पहले कहा कि भारतीय, वो उन्होंने भी सर्वे किया और उसके बाद इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि अधिकांश पेशेवर पत्रकार ऊंची जाति से आते हैं, और यह अकारण नहीं है कि गरीबों और दलितों के हित जो है पब्लिक डिस्कशन के एजेंडे में कभी कभार ही होते हैं। और योगेंद्र यादव, अनिल चमरिया और जितेंद्र कुमार ने जो 2006 में आप 37 अंग्रेजी और हिंदी के जो न्यूज़पेपर्स हैं और टीवी चैनल्स हैं, उसके 315 खबरनवीसों पर उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की तहकीकात करने पर उन्होंने देखा कि जिस अपर कास्ट का जो पॉपुलेशन है इस देश में तकरीबन 16% डिसीजन मेकिंग में वो 88%, 88% हैं, जिसमें कि ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और खत्री ये 8.6% हैं। निर्णय लेने के पोजीशन में मराठा, जाट, रेड्डी ये 2% हैं, और जिनमें सिर्फ ब्राह्मण और त्यागी को मिलाकर 49% डिसीजन मेकिंग बॉडी में हिंदी और अंग्रेजी के चैनल्स और अखबार में ये लोग हैं। और आप देखेंगे कि ओबीसी, जिसकी जनसंख्या लगभग 43% के आसपास है 1931 की जनगणना के मुताबिक, वो लोग सिर्फ 4% हैं। मुस्लिम जो लगभग 13.4% हैं जनसंख्या में, उनके लोग जो हैं जर्नलिज्म में वो 4% हैं, जहाँ से चीज़ें तय की जाती हैं कि अखबार में क्या जाना है, कैसे जाना है, कितने कॉलम में जाना है, न्यूज चैनल्स पर जो है क्या टिकर चलेगा, क्या हेडलाइंस बनेगी, इस तरह की चीजें जो तय करते हैं वो सिर्फ 4% लोग हैं मुसलमानों में, मतलब दो भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में। क्रिश्चियंस, जिनकी आबादी 2.3% है, उनके समाज से आने वाले पत्रकार 4% हैं। महिलाएं, जो इस देश की आधी आबादी हैं, 50%, उनके नुमाइंदे जो हैं सिर्फ 17% हैं, जिनमें इंग्लिश मीडिया में थोड़ी ठीक स्थिति है कि 32% महिलाएं अंग्रेजी मीडिया में डिसीजन मेकिंग में हैं। अब यह जो डेटा है ये क्या साबित करता है? ये 2006 का डेटा है और स्थिति कोई बहुत नहीं बदली है। ये बताता है कि जो इंडिया का नेशनल मीडिया है वो सोशल डाइवर्सिटी को लैग करता है, और वो हमारे देश का जो सोशल प्रोफाइल है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। हिंदू अपर कास्ट मेल द्वारा डोमिनेटेड है, जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। वह एक खास वर्ग द्वारा संचालित, निर्देशित और नियंत्रित है। अभी कुछ दिन पहले जो हिंदी न्यूज वेबसाइट्स के एडिटर हैं या कंटेंट हेड हैं, उसमें बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 चैनल्स या फिर उसके अखबार की जो एक सूची इन्हीं तीन लोगों में से, जितेंद्र, योगेंद्र और अनिल में से जितेंद्र कुमार ने साझा किया, और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि लाइव हिंदुस्तान के जो कंटेंट हेड हैं वो प्रभाष झा, ब्राह्मण। न्यूज 18 हिंदी के जो कंटेंट हेड हैं दयाशंकर मिश्र, ये ब्राह्मण। दैनिक जागरण के जो कंटेंट हेड हैं राजेश उपाध्याय, ब्राह्मण। भास्कर के प्रसून मिश्रा, ब्राह्मण। पत्रिका के गिरिराज शर्मा, ब्राह्मण। आज तक के वेबसाइट के जो
कंटेंट हेड है वो पाणिनि आनंद, ये ब्राह्मण। एबीपी न्यूज के तुषार बनर्जी ब्राह्मण। जनसत्ता के विजय झा ब्राह्मण। प्रभात खबर के प्रशांत झा ब्राह्मण। TV9 हिंदी के शैलेश चतुर्वेदी ब्राह्मण। एनबीटी के आलोक कुमार भूमिहार। बीबीसी हिंदी के मुकेश शर्मा भूमिहार। अमर उजाला के जयदीप कार्णिक वैश्य। एनडीटीवी खबर के विवेक रस्तोगी वैश्य। जी न्यूज के अभिषेक मेहरोत्रा वैश्य। अब थोड़ी देर के लिए आप फर्ज कीजिए, अब व्यक्तिगत रूप से इनमें से सारे लोग भले होंगे, कुछ एक के साथ मेरे निजी ताल्लुकात भी बेहतर हैं, लेकिन क्या प्रभाष राम, विजय यादव, प्रसून महतो, प्रशांत पासवान, दयाशंकर रजक, शैलेश लोहार, पाणिनि मेहता, गिरिराज पासी, राजेश गैब्रियल, मुकेश चंद्रवंशी, आलोक नोनिया, जयदीप अंसारी, विवेक चौटाला, अभिषेक मुंडा, अंकु साहू बहुत बुरे इंसान और संपादक साबित होते? मैं यह नहीं कहता कि इन सब का टाइटल बदल जाने से भारतीय पत्रकारिता में कोई आमूलचूल परिवर्तन हो जाने वाला है या उसका कोई कल्याण हो जाने वाला है, क्योंकि जब तक उसकी समस्त संरचना नहीं बदल जाती है, हमको कोई अपेक्षित परिवर्तन नजर नहीं आता। एक सिस्टेमिक चेंज की जरूरत है। आप जान रहे हैं कि बहुत ज्यादा पूंजी का दबाव है और जो बहुत सारे चैनल्स में बड़े शेयर जो हैं अंबानी बंधुओं के लगे हुए हैं, तो वो तो अपने हितों के खिलाफ जाकर कोई डिस्कशन इनिशिएट हो इस देश में, ये तो नहीं चाहेंगे। तो इसलिए, लेकिन इतना तो हम समझ रहे हैं कि यह जो तस्वीर है वो कोई भारतीय समाज की संपूर्ण समावेशी और मुकम्मल तस्वीर नहीं है, और इसको कैसे इंक्लूसिव बनाया जा सके इस दिशा में तो सोचना पड़ेगा। और मैं किसी एडिटर की नेकनियति पर जरा भी शुभा नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे सामने आंकड़े हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं और इस बात पर बहुत जोर डालकर हमारे सामने उस तथ्य को परोसते हैं कि क्यों, जैसा मनीषा जी कह रही थी कि इन चैनल्स के जो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म है उसके लिए इन लोगों ने गुहार लगाई है कि हम पर अंकुश न लगाया जाए बाकी लोगों पर। तो आप उस खौफ को देख सकते हैं और एक डुअल कैरेक्टर को भी देख सकते हैं। हिपोक्रेसी की भी इंतहा है कि वहां जो व्यूअरशिप है, जो आपके ऑल्टरनेटिव मीडिया है, वो लाखों में होते हैं, 3-3 मिलियन तक चला जाता है, और यहाँ आप देखेंगे 16,000, 5,000, कुछ कुछ कंटेंट को तो आप देखेंगे कि 1,000 भी नहीं व्यूअर दे पा रहे हैं। तो इसलिए एक किस्म की जो बौखलाहट है और उसको कंट्रोल करने की जो कोशिश है, और चूंकि सरकार इनको बहुत आसानी से बुला के इनके एडिटर को डांट फटकार लगा दे सकते हैं। एएनआई के बारे में जो इनकी टिप्पणी थी उत्तर प्रदेश के वजीर आला की, उसको हम सब ने देखा है। तो कुल मिला के वो जो आपातकाल के दौरान आडवाणी जब जब सूचना प्रसारण मंत्री बनते हैं मोरारजी भाई की सरकार में, और उनकी टिप्पणी आती है कि आपको कहा गया था झुकने के लिए और आप स्क्रॉल करने लगे, रेंगने लगे आप। तो अभी तो रेंगने से ज्यादा एकदम लग रहा है जैसे ये सब के सब दंडवत हो गए हैं, और बहुत अश्लील तरीके से इन सब की फ्लैटरी और ये जो चापलूसी है वो सामने दिखाई पड़ती है। तो जो भारतीय समाज का मानस है अभी, और जो बगावत करने का तेवर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि भाई एक स्टेटस को नजर आ रहा है हमको, और कोई बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखाई पड़ता है। क्या हम हमेशा से ऐसे ही थे? हमको यह भी सोचना चाहिए। पिछले साल लॉकडाउन के बाद मतलब लाखों की तादाद में जिस तरह से मजदूर देश के अलग अलग हिस्से से लौट रहे थे और रिवर्स माइग्रेशन देखा गया, उसकी क्या रिपोर्टिंग हुई, कैसी रिपोर्टिंग हुई, और लोगों ने कोई आता है और एक बड़ा और ऐलान करता है और अफरा तफरी मच जाती है बिना किसी प्लानिंग के, और उसका कोई क्रिटिसिज्म उस तरह से नहीं होता है। अभी भी आप देखिए कि जज के कहने के बाद, और ये जो केचुआ है केंद्रीय चुनाव आयुक्त आयोग, ये सब जो है थोड़ा सक्रिय होता है हाई कोर्ट के नोटिस लेने के बाद, और उसके बाद जो है मजबूरन प्रधानमंत्री को यहाँ होना पड़ा, या फिर प्रधानमंत्री पहले अनाउंस करते हैं और बाद में चुनाव आयोग। तो मतलब क्या घालमेल है और क्या स्वायत्तता जो है कॉम्प्रोमाइज हो रही है हर एक लोकतांत्रिक संस्थाओं की। इन सब पर क्या दृष्टि है हमारे मीडिया घराने की, और नोएडा में बैठे उस मंडी में जो लोग तय करते हैं कि क्या जाएगा अखबार में क्या नहीं जाएगा। आपको ध्यान होगा 2018 में
2 अप्रैल को भारत बंद होने वाला था, स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। दलितों के जो अधिकार थे और उनके शोषण के खिलाफ जो कुछ एक प्रिवेंटिव मेजर्स बने हुए हैं, क्या आप उनको हिकारत भरी दृष्टि से नहीं देख सकते, उनके बारे में कोई जो है ह्यूमिलिएटिंग रिमार्क्स नहीं दे सकते? तो उसको डाइल्यूट करने के लिए यह सरकार आमादा थी। और 2 अप्रैल को भारत बंद हो रहा है, 1 अप्रैल तक इस देश के मीडिया में बैठे संपादकों को नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है, कल सड़क पर कितने लोग उतरने वाले हैं, और सीधे सीधे किसी पॉलिटिकल पार्टी की बैकिंग भी नहीं है। ये और बात है कि तेजस्वी जी वगैरह जो है 80 MLA के साथ पटना की सड़क पर उतर रहे हैं, इसकी भी भनक लोगों को नहीं। तो आप किस तरह की मीडिया कर रहे हैं भाई? आप किस तरह की पत्रकारिता, और क्या है आपके सोर्स? तो ये सब इतने काबिल लोग जो बैठे हुए हैं, अब बावजूद इसके, जो कह रही थी अभी गजाला जी कि फ्रीडम इंडेक्स में आप उठा कर देख लीजिए इन लोगों की विश्वसनीयता क्या है ग्लोबल लेवल पर। तो अब जो है अनफॉर्चुनेटली दोज आर नॉट द डोमिनेंट स्टोरी टेलर्स टुडे who have something to sell, but a small conglomerate group of media who have something to sell, और वो बेच रहे हैं जो कुछ भी बिक रहा है। और यह कहना भी मुनासिब नहीं होगा कि चूंकि दर्शक देख रहे हैं इसलिए हम दिखा रहे हैं। यह तो उनके एक तरह से समझ लीजिए उनकी सुरुचि, उनकी अभिरुचि को एक तरह से कमतर आंकने जैसा होगा। आप क्या नया प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, क्या व्यू पॉइंट दे रहे हैं, क्या वैश्विक दृष्टि और चेतना विकसित करने के लिए आप हम काम कर रहे हैं उनके बीच? तो कोई समुचित समानुपातिक रिपोर्टिंग भारत के हर हिस्से की नहीं हो रही है, और ना हो इसलिए भी ये कर। हम कितने नायकों को जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के, क्यों नहीं उनके लोगों को सिलेबस में पढ़ाया जाता है? हमारा टेक्स्ट बुक भी एक मीडिया है भाई। इस देश में राजस्थान की एक सरकार जाती है खास पार्टी की हिस्ट्री के एनसीईआरटी की किताब से 2 पन्ने फाड़ के हटा दिए जाते हैं, दूसरी पार्टी फिर रिपीट करती है तो उन 2 पन्नों को वापस जोड़ दिया जाता है उसमें। तो यह तो हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स के प्रेजेंटेशन का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मौजूदा सच है, और मीडिया उससे अलहदा नहीं है। जो एकेडमिया में आप देख रहे हैं, जो जुडिशरी में देख रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में देख रहे हैं, जो लेजिस्लेचर में आप देख रहे हैं, उसी का रिफ्लेक्शन है यह। इसलिए हमको समाज को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो बड़े खतरे हैं। मीडिया को ठीक आप तब कर पाएंगे, हमारी राजनीति ठीक नहीं होगी तो हमारी मीडिया नीति भी ठीक नहीं हो पाएगी। और जिन लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, अब ठीक बता रही थी, उसका अपना एक ऐतिहासिक संदर्भ है। हर देश में, हर मुल्क में कहीं कोई नहीं चाहता था कि भाई आम आवाम की आवाज जो है गूंजे। हम लोग उसको बहुत सैंक्टिटी के साथ देखते थे। उसी जागरण के एडिटोरियल में या हिंदुस्तान के एडिटोरियल में, अखबार में पुष्पेश पंत का क्या आलेख होता था, और उर्मिलेश जी का, इन सबको पढ़ते थे, आशुतोष जी का। ये तो यहाँ आने के बाद पता चला कि मंडल मूवमेंट में उसके जो एक अहम नेता थे शरद यादव, उनकी धोती खींचने की हिमाकत इसी जेएनयू कैंपस में, बहुत प्रोग्रेसिव कैंपस, इसी जेएनयू कैंपस में रिजोल्यूशन जब आ रहा था मंडल के पक्ष में, वह रिजोल्यूशन गिर गया। जो सबसे टॉप एपेक्स बॉडी है यहाँ का, यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग में वह रिजोल्यूशन नहीं पास हो सका, और फ्लोर ऑफ द हाउस पर अमित सेन गुप्ता ने रिजाइन किया कि मैं उस कैंपस का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता हूं जो इतना रिग्रेसिव है अपने माइंडसेट में, कि वर्षों से जिन लोगों का आजादी के बाद फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना था काका कालेलकर के की अध्यक्षता में, और आप हम सब लोग जानते हैं कि बहुत विजनरी आदमी रहे नेहरू, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते रहे, और आज भी नेहरूवियन सोशलिज्म की बात होती है। और जो कुछ भी क्लैशेज होते थे सोशल इश्यूज पर गांधी के साथ, डॉक्टर अम्बेडकर का चाहे पूना पैक्ट हो या बाद में हिंदू कोड बिल हो, वाद विवाद संवाद के जरिए चीजों को सुलझाने की कोशिश होती थी, और उसकी बहुत कायदे से रिपोर्टिंग होती थी, और बाबा साहब के बारे में कैरिकेचर भी किस तरह से बनता था, वो सब भी, उसकी भी पड़ताल होती ही रही है इस देश में। लेकिन वह अजीबोगरीब वह काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट थी, जिसको बनाने वाले ने ही रिकमेंड किया कि इसको फिलहाल नहीं लागू किया जाए, क्योंकि इसके लागू होने से देश में सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। मतलब एक तबके को आप अधिकार दे दोगे तो बिगड़ेगा। और लंबे समय तक बाबा साहब के साथ भी बहुत घृणा और विद्वेष के साथ इस देश की एक आबादी देखती रही उनको। आज सबकी बाध्यता है कि आज गांधी से भी बड़े आइकन हो गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, अंबेडकर का नाम लिए बगैर उनकी राजनीति नहीं चल सकती।
तो ये जो बदलाव हुआ यह भी इसलिए हुआ है कि एक बड़े पब्लिक ओपिनियन मेकर मान्यवर काशीराम ने उत्तर भारत में घर घर तक अंबेडकर के विचारों को पहुंचाने की एक ईमानदार कोशिश की, अपने अखबार के जरिए, अपने माउथपीस के जरिए। दुर्भाग्य से आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो उत्तर भारत की है वह बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती है कि उसका अपना कोई एक माउथपीस। मैं इस बात को बारहा दोहरा चुका हूं और बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत है कि शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, हम बचपन से दोपहर समाचार में आकाशवाणी पर जो प्रसारित होता था सुनते थे कि सामना की आज की हेडलाइन ये है, सामना का यह मत है। मतलब एक जिसको हम धुर दक्षिणपंथी ताकत कहते हैं, उसमें क्या छप रहा है उसकी चर्चा पब्लिक ब्रॉडकास्टर पर हो रही है, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर। और हमारे लोग कैसे हैं कि आज भी इस बात को लेकर गंभीर नहीं है कि उनका कोई अपना एक प्रोपेगेंडा का टूल हो सके। मैं यह नहीं कहता कि उसमें उसकी पार्टी का ही, अब लोक लहर में सब लोग जानते हैं सीपीएम का लोक लहर है, सीपीआई का अपना है न्यू एज, बहुत तरह की चीजें ये लोग निकालते रहे। इवन ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस राइजेज या क्या क्या, दक्षिण में आप चले जाएं तो देवेगौड़ा का हो, करुणानिधि का हो, जयललिता को, सबका अपना टीवी चैनल है भाई। हमारे यहाँ पिछले दिनों ये जयंती थी, तो उसमें शायद लोहिया की जयंती थी, तो वो मुझे ध्यान नहीं है ठीक ठीक, राजद समाचार लेकर आया है हमारा दल। यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आईएनसी टीवी करके शायद कुछ लॉन्च किया है। तो मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों से निपटने के लिए, और जैसा कह रही थी कि रूथलेस जो एक तरह से क्रिटिक हो सकता है और सिर्फ आपका व्यू पॉइंट नहीं, बाकी लोगों की क्या मुख्तलिफ रायें हैं और उस पर भी लोगों की नजर हो। गांधी ने तो कहा कि द ट्रू फंक्शन ऑफ जर्नलिज्म is not to stock the public mind with wanted and unwanted impressions, but to educate the public mind. So it should be the discretion of a journalist what to report and what not to report. तो ये तो उनका अपना कॉन्सेंस टू एग्री एंड करेज टू डिसएग्री होना चाहिए एक जर्नलिस्ट के अंदर। ये साहस जो है सहमति का, असहमति का, और विवेक जो हो वो सहमति का हो, तभी चीजें चलेंगी। मैं कह रहा था आपसे कि जब चंद्रशेखर रावण एक रैली करते हैं जंतर मंतर पर, तो उसकी रिपोर्टिंग, इसको एक मिसाल के रूप में आप देखें, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बहुत प्रोग्रेसिव अखबारात हैं, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग हिंदू के फ्रंट पेज पर तो छोड़िए, लाखों की भीड़ जो है उसके अंदर के पन्ने पर भी नहीं होती है। और कहां पर वो एक खबर दुबकी हुई, सहमी हुई सी किसी मार्जिन में होती है, दिल्ली मेट्रो के दूसरे या तीसरे पेज पर, जो उसका अतिरिक्त पन्ना होता है। तो ये अभी भी वही अप्रोच है कि हम जो है आपको जो है आपकी मेन स्ट्रीमिंग नहीं होने देंगे। आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं मायावती जी से, मुलायम सिंह जी से, लालू प्रसाद से, लेकिन जिस लालू प्रसाद को इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने चारा चोर के रूप में लंबे समय तक दिखाया, उस लालू प्रसाद को मैं 7-7 यूनिवर्सिटी खोलने वाले मुख्यमंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट और अविभाजित बिहार में 17 नए जिले बनाने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जानता, मानता, सराहता रहा। तो आपको बताया ही नहीं गया। और मेलकम ने जो कहा कि अगर अखबार चाहे तो शोषकों के बारे में अच्छी राय कायम कर सकता है, और जो शोषण से मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता लोग हैं, लिबरेटर हैं, उनसे आपको, आपके ही समाज के लोगों को उनसे नफरत पैदा कराना भी सिखा सकता है। तो ये तो मीडिया की ताकत तो है। इस देश की मीडिया का 25% भी आबादी, 25% लोग भी मीडिया में बैठे ईमानदार हो जाएं, रीढ़ की हड्डी वाले हो जाएं, लचीले बैकबोन वाले ना हो, तो यह सरकार बहुत असहज हो जाएगी। इस सरकार को जाना पड़ेगा। लेकिन भाई तमाम जगह विरोध है और उसका कोई कवरेज नहीं है। किसान जो है बड़ी तादाद में महाराष्ट्र से आते हैं, केरला से आते हैं, आपको बगल में, मैंने देश की राजधानी के बगल में इतने दिनों से किसान धरने पर बैठे हुए हैं, और उनकी क्या रिपोर्टिंग होती है भाई कि लाल किले पर ये टांग दिया है झंडा। तो मूल विषय से कैसे भटका के इन सब चीजों को किया जाता है। इसलिए इनके लिए बहुत आसान है कि जो जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जा रहा है, जाता रहा है इस देश में, उनके एडिटर्स के साथ बैठकर ये घालमेल कर लें और उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग कायम कर लें, उनका यूट्यूब चैनल बचा रह जाए, बाकी लोगों पर जो है अंकुश लगता रहे, तो इनके लिए कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है। अब आम चूस के खाया जाता है कि काट के खाया जाता है, ये सवाल है।
ये प्रधानमंत्री से इस तरह की बात जो पूछी जा रही है। और हमारे देश में सिर्फ मीडिया का स्तर नहीं गिरा है, पब्लिक डायलॉग का लेवल भी उतना ही गिरा है। अब स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि राहुल गांधी बैठ नहीं सकते, तो को उठ उठ नहीं सकते, कोई बाथरूम में झांक रहा है इस देश का प्रधानमंत्री। पहली बार इस देश के प्राइम मिनिस्टर का रिमार्क जो है एक्सपंज किया गया हाउस के प्रोसीडिंग से। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। अभी किसी ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि बहुत पेंडेमिक की स्थिति जो है कंट्रोल नहीं की गई, 1 साल की तैयारी थी और हम बंगाल चुनाव या बाकी सूबे के चुनाव में व्यस्त रहे। उसमें सारी पार्टी, अगर अपोजिशन पार्टीज ने बाइकआउट कर दिया होता कि भाई हम नहीं जाएंगे चुनाव में, करा लो तुम चुनाव। कश्मीर में कई बार ऐसा हुआ ये भाई, आप मनमाने तरीके से कराओ चुनाव, बहुत कुछ पार्टियों ने वहां इनकार किया उसमें भाग लेने से। तो लेकिन ये गट्स कहाँ है अभी? और और इसको शो करने का भी तो उसके सामने कोई मतलब है ना, जिनमें कोई शर्मो हया बाकी रहे। इनको तो कोई असर नहीं पड़ता है। सरकार सिर्फ गवर्नमेंट से थोड़े डेमोक्रेसी में चलती है, अपोजिशन का भी उतना ही महत्व है। तो इसलिए अपोजिशन को वो कहाँ कंसिडरेशन में लेते हैं कि आपके इस नैतिक बल का कोई असर उन पर पड़े। ये तो बेहयाई और बेशर्मी की इंतहा है। और रोज जो है वो बहुत स्टूप करते हैं लो लेवल पर। तो वहां एक ही बात है कि हम लोग अपने जो कुछ भी वैकल्पिक स्वर हैं उसको और मजबूती देने का काम कर सकें। इसके अलावे तो और कोई उपाय नहीं है। और हिस्ट्री में आप जान रहे हैं कि 5-10 वर्ष का जो पीरियड होता है वो 1-2 पन्ने में निपट जाता है। तो इसलिए ये कोई अमृत पीकर तो आए नहीं, हमेशा रहेंगे, इनको भी जाना है। लेकिन इस बीच में बहुत सारे लोगों ने अपना असल चरित्र और चेहरा दिखाया। आलोक मेहता 2-2 बड़े-बड़े चैनल्स या अखबार के एडिटर रहे। अब वो कह रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए कुछ नागरिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए इस स्थिति से निपटने के लिए। ये बेहूदगी भरा ये जो स्टेटमेंट है, अब इसको क्या कहिएगा? माने कुल मिला के इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया जाना चाहिए इस देश में। तो ऐसे अहमकों की कमी नहीं है। आजम खान साहब एक यूनिवर्सिटी कायम करते हैं मौलाना जौहर अली के नाम पर, उनको कहा जाता है कि किताबें चुरा ली। इन्होंने कहा जाता है कि कुछ लोगों की जमीन इन्होंने लिखवा ली है। तो मतलब इस देश में ऐसे ऐसे इदारे कायम करने वाले लोगों के बारे में ये हमारा मूल्यांकन, ये असेसमेंट है इस मीडिया का। और पूरी बेहयाई के साथ इस देश के कुछ एंकर्स जो हैं जिनको कुछ आता जाता नहीं है, माना पत्रकारिता करने के लिए लिखने पढ़ने की अनिवार्यता समाप्त हो गई हो मानो, ऐसा लगता है इन लोगों को देखकर। फूहड़पन को रोज प्रदर्शित करेंगे। यहाँ अररिया में जो है तस्लीमुद्दीन साहब जो है, अब ये भी आप जानिए कि यूनाइटेड फ्रंट में जो तस्लीमुद्दीन साहब गृह राज्य मंत्री थे, कहीं पर एक बयान दे दिया, उनको अपने ऑफिस से जाना पड़ा और प्रधानमंत्री ने कहा कि ठीक है आप रिजाइन कर दीजिए। देवेगौड़ा जी गुजराल थे, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी। और आज कोई रिजाइन कर सकता है क्या? बयान छोड़िए, यहाँ तो मैंने जो गृह राज्य मंत्री, सॉरी वित्त राज्य मंत्री है, वो क्या क्या नहीं बोलता है भाई। इसलिए उस तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे चुनाव में गए थे उनके इंतकाल के बाद, और वहां पर उनकी वो बढ़त बनाए हुए थे। अंजना ने कहा कि बिहार से एक बुरी खबर आ रही है भाई, बीजेपी के या एनडीए के कैंडिडेट के पिछड़ने की खबर एनडीए के नेताओं के लिए बुरी हो सकती है, तुम्हारे लिए कैसे बुरी खबर हो गई, आज तक वालों के लिए कैसे बुरी खबर हो गई? तो ये बहुत लिजलिजा स्वरूप हम देख रहे हैं। और उसको बहुत, अगर उसके कम्प्लेक्सिटी में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें कहने के लिए हैं कि कॉर्पोरेटाइज्ड मीडिया है इसलिए हम नहीं डाइवर्सिटी को मेंटेन कर सकते। तो अमेरिका से ज्यादा कॉर्पोरेटाइज्ड तो नहीं है इंडियन मीडिया, वहां तो ब्लैक का रिप्रेजेंटेशन है, हर न्यूज चैनल पर है। और हर न्यूज चैनल की अपनी एक पक्षधरता है, वो रिपब्लिकन के पक्ष में होंगे कि डेमोक्रेट्स के पक्ष में होंगे, साफ साफ दिखता है। लेकिन साफ तो है, यहाँ तो इधर का लगता है उधर का हो जाए वाली हालत है। तो ये एक विचित्र किस्म की स्थिति है। लेकिन उसमें लोग हैं जो लिख पढ़ रहे हैं, लिख बोल रहे हैं, उसका असर चाहे जितना ही हो। और असर मान लीजिए कि ये तो नहीं है कि भाई आप एक्टिविज्म के मोड में जर्नलिस्ट चले जाएं, लेकिन आज तो ये है कि अगर आपकी कोई पक्षधरता नहीं है, आप न्यूट्रल हैं, तो आप ऑपरेसर के पक्ष में सीधे सीधे या परोक्ष रूप से खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो आपको कोई लाइन लेना ही पड़ता है। तो वो मैं समझता हूँ कि अभी जो इस देश में पब्लिक एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उसका प्रोफाइल आप देख लेंगे तो इस देश में आई के गुजराल भी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर फॉर स्टेट रहे, इस देश में आडवाणी भी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रहे, इस देश में इंदिरा गांधी भी
शास्त्री जी के समय में ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। तो 2 पब्लिक एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो है इस देश के प्रधानमंत्री हो गए, इंदिरा और गुजराल, और 2 जो हैं वो लीडर अपोजिशन हुए, सुषमा स्वराज और LK आडवाणी। अब फिर भी उस सूचना प्रसारण मंत्रालय की स्थिति आप उठाकर देख लीजिए, तो FTII के कौन होते हैं चेयरमैन, इन लोगों का स्तर देखिए। तो इसलिए मैं अभी भी कहता हूं कि आडवाणी और वाजपेयी जो है नेहरू, गांधी, अंबेडकर के जमाने के दीक्षित लोग थे, तो थोड़ी सी शर्मो हया थी। और ये जो हैं, ये दोनों एक, अब इनके बारे में क्या कहा जाए, ये दोनों जो है वाजपेयी आडवाणी के जमाने में दीक्षित लोग हैं, तो इनका स्तर देख लीजिए। इस देश में जमीन समतल करने का आह्वान करने वाला आदमी इसी देश के मीडिया द्वारा उदार चेहरे के रूप में दिखाया जाता रहा है। तो हम सब हिपोक्रेसी को देखते रहें, उसका क्या कहिएगा? मेरे ख्याल से जयंत ने काफी डिटेल में हर पहलू के ऊपर टच करके इस चीज को सामने लाया है। और सद्दाम, अगर आप बताएं अभी आप और क्या चर्चा में लाना चाहते हैं? मैम, जैसे कि अभी आपने गजाला यास्मीन को सुना, जयंत सर को सुना, क्योंकि जिस तरीके से पत्रकारिता हो रही है, किस तरह से जो मूलभूत मुद्दे होते हैं उसको दबा दिया जाता है, बहुजनों के मुद्दे को दबा दिया जाता है, जो अल्पसंख्यक के मुद्दे होते हैं वो भी दबा दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप इस पे जरा प्रकाश डालिए। देखिए, मैं फिलहाल का जो कोरोना का समय, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि तमाम उदाहरण हमारे सामने आए हुए हैं और मीडिया का रुख ऐसे वक्त में कैसा रहा है, कितना पक्षपाती रहा है और उसकी वजह भी क्या है, इसके ऊपर हमने इसके पहले के जो हमारे 4 पैनल है उसमें बारी बारी उस चीज को उद्धृत किया है। और अभी जयंत ने भी बहुत बखूबी से उसको फिर पुनः एक बार हमारे सामने रखा है। तो आज के कोरोना के समय, महामारी का समय है जो पिछले 1 साल से चल रहा है। इस वक्त में भी जब लोग आलोचना कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो मीडिया के जरिए से या जिसका प्रभुत्व है सोशल मीडिया के ऊपर भी, मैं प्रभुत्व इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि कॉस्कॉम के अभी हाल ही में एनालिसिस आई है। आप वो विंडोज वैसे ही रख सकते हैं, आप प्लीज विंडोज को वैसे रखिए सद्दाम। तो उनका जो एनालिसिस आया है उसमें देखा है कि सोशल मीडिया चैनल्स जो है उसका विभाजन जब किया, उन्होंने देखा कि तकरीबन 64% आज उसी उच्च वर्णीय, उच्च जातीय लोगों के हाथ में वो चैनल्स है। डिजिटल मीडिया देखिए, आज का तारीख में ट्विटर जर्नलिज्म बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। इंस्टाग्राम जर्नलिज्म एक अलग तरीके का न्यूआंस्ड और स्पेशलाइज्ड एरिया सामने आया है। और ये तमाम जो इसकी जो ट्रेनिंग है, इसके ऊपर जो कंट्रोल है, इसके ऊपर का कंटेंट जो निकलने वाला है, और ऐसे ही सोशल मीडिया के चैनल्स, आपको क्या लगता है अगर वो आम आदमी के हाथ में और बहुजनों के हाथ में, माइनॉरिटी के हाथ में अगर सोशल मीडिया गया है, तो क्या वो जिनका ऑलरेडी उनके ऊपर प्रभुत्व था इस देश के मीडिया, क्या उनके हाथ में वो नहीं है? तो उन्होंने फिर उसका उपयोग किस तरह से किया? आज के तारीख में जब महामारी में गार्डियन और वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स और यहाँ तक कि कोरिया की खबरें और पाकिस्तान के चैनल्स और पेपर्स, श्रीलंका और हमारे जितनी भी नेबरिंग कंट्री से वहां के लोग अपनी संवेदना दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं और भारत की सही जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। वहां पर हमारा खुद का मीडिया पूरी तरह से किस तरह से चुप है, या उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, या बरगलाने की कोशिश कर रहा है, वहां हमको दिखता है। सुपर स्प्रेडर जो इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि कुंभ मेला हुआ है, इलेक्शंस हुए हैं, इनको मीडिया के जरिए और मीडिया में से एक वॉइस निकाल कर और प्रेशर ग्रुप क्रिएट करके, अगर वाकई में ये जागरूक और ह्यूमैनिटी के लिए प्रतिबद्ध लोग होते थे तो इन्होंने उसको रोका हुआ होता था एटलीस्ट, या उसकी आलोचना की होती थी, उसके लिए सवाल उठाए होते। हमने ऐसे कोई भी सवाल नहीं दिखे। मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात यहाँ पर नहीं लाऊंगी, मैं सिर्फ मीडिया की बात कहूंगी क्योंकि वो चित्र उनके सामने था पिछले 1 साल से। ये पूरे तमाम मीडिया ने, चाहे वो लिबरल मीडिया हो या जो मेन स्ट्रीम राइट विंग मीडिया जिसको कहा जाता है, वो मैं उनमें कोई भी ये सारे तमाम उदाहरणों की वजह से इन दोनों में कैटेगराइजेशन करना भी बहुत मुश्किल हो गया भाई, क्योंकि लिबरल मीडिया ने एक पिछले 1 साल से
कि कोई भी इस मौजूदा सरकार के ऊपर कोई सवाल नहीं किए कि ऑक्सीजन प्लांट कितने लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खुले हैं, कहाँ पे पीएचसी खुली है कि नहीं। आप छोड़िए दिल्ली में जहां पर देश की राजधानी है और उसमें इस तरह से कहर पड़ा हुआ है, तो आपने ये तो सवाल करना था आपके चहेते केजरीवाल जी से, जिसकी जो मोहल्ला क्लिनिक्स है उसकी आप बड़ी तारीफें कर रहे थे। तो उन्होंने अपने स्टेट गवर्नमेंट के अंदर बहुत पावर्स रहते हैं और उन्होंने वहां पर कितना इक्विपमेंट लगाया हुआ है, उनको क्यों मांगना पड़ रहा है बाहर से। मांगना, अगर ऑक्सीजन मांगा तो मिल जाना चाहिए, वो बात अलग ही है, लेकिन क्या दिल्ली इटसेल्फ वाज इक्विप्ड फॉर इट? जितने लिबरल चैनल्स ने इनको सपोर्ट किया था, क्या उन्होंने वो सवाल किया? आप वाकई में अगर बुद्धिजीवी और पत्रकार जो है अगर ऐसा सवाल पूछते हैं कि पिछले 1 साल का आप निकालिए ब्यौरा और देखिए कि कितने लोगों ने पब्लिक हेल्थ सेक्टर के ऊपर सवाल या निशान खड़े किए होंगे, एक भी आपको नजर नहीं आएगा। There was no discussion, there was no panel, there was no analysis of anything। और आज एक वो लिबरल मीडिया कह रहा है कि हम पूछ रहे हैं और ये बरकरार रहे हैं, तो मैं लिबरल मीडिया को कहना चाहूंगी कि आप भी उतने ही ज्यादा उसके लिए जिम्मेदार हो, आपके ऊपर भी उतने ही सवालिया निशान आज की तारीख में होने चाहिए। ये भी एक चरित्र हमारे सामने आता है। और जो अल्टरनेटिव मीडिया है इसके ऊपर भी जो पूरा तरह से एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो उसी एक्सक्लूसिव मीडिया का लग रहा है, वह आज की तारीख में हमको आता हुआ नजर आ रहा है। आज की जब कोरोना महामारी के वक्त में आप देखिए कि बीबीसी, बीबीसी सब लोग उनको लिबरल चैनल समझते हैं और लिबरल चैनल समझते हैं, लेकिन जो भी उसने इसकी न्यूज रखी है कोरोना महामारी की और अभी की 4-5 दिनों के पहले की, तो वह बताता है एक मुस्लिम युवक जिसकी जो नमाजी जो कवर पहन के है उसको उसका चित्र दिखाता है। आप क्या बताना चाहते हो लोगों को कि कोरोना की महामारी इन लोगों में है और यह दूसरों की चिंता का विषय नहीं है, ये हिंदुओं के ऊपर नहीं आ रहा है, तो आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही इंडिकेशन है ना, जिस तरह से या इस देश का नैरेटिव बना है, इस देश का डिस्कोर्स जो चल रहा है आज तक, जो मस्तिष्क विजुअल के तौर पर। और उसी दूसरे न्यूज में आप देखिए एक मुस्लिम महिला को दिखा रहे हैं कोरोना महामारी के न्यूज को लेकर, उनका क्या रिलेशन है? क्या बाकी के लोग प्रताड़ित नहीं, क्या बाकी के लोग इफेक्टेड नहीं है? मगर आप एक जो मीडिया के लोग हैं वो इससे जो मैसेज जा रहा है उसको बखूबी समझते हैं। न उसकी भर्त्सना हुई है, न उनके ऊपर कोई रोक टोक है कि वो इस तरह की चीजें का क्यों परोस रहे हैं। तो यह जो चीज है इसको बदलने की जरूरत, इसको जानने की जरूरत है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मीडिया जितना एक्सक्लूसिव रहा है, और यही इसकी वजह है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है विजुअल इमेजेस में, वह बहुजनों के और माइनॉरिटीज और जो अधिकांश लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेशन का नहीं होना वहां पर, उसकी वजह से हो रहा है। और इसकी ताकीद जब तक नहीं ली जाएगी ये चीजें बदलेंगी नहीं। जो लोग बोल ही नहीं रहे हैं वो बैठे हुए हैं, उसके ऊपर वो कुंडली मार के बैठे हुए हैं और वो वहां पर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। बाकी के लोग कह रहे हैं आप बोल नहीं रहे, आप बोल नहीं रहे। अरे तो वो बोलेंगे नहीं, वो वहां पर नहीं बोला जाए इसलिए बैठे हुए, या विशिष्ट तरीके से बोला जाए उसके लिए बैठे हैं। उस संरचना को तोड़ना पड़ेगा, उस संरचना में तब्दीली लानी पड़ेगी, उस संरचना को सवाल करने पड़ेंगे। और जब तक ये नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तब्दीली होने वाली है। योगेंद्र यादव जी की जो स्टडी हमारे सामने आई है वो आज से 11 साल पहले हुई है, और न्यूज लॉन्ड्री की जो स्टडी आती है वो अभी 9 महीने पहले आती है, और उनके आंकड़े देखिए उसमें कोई फर्क ही नहीं है। There's no change, चीज जो की जो है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और सोशल फोरम और फ्रीडम इंडेक्स और HDI इंडेक्सेस जो है, इंडाइसेस जो है, अगर वो वैसे इस देश के ऊपर सवाल करते हैं तो वो उसमें कोई कैटेगराइजेशन या फर्क नहीं करते कि इसमें ये लिबरल लोग इन्वॉल्व है कि नहीं है। अगर लिबरल लोगों की जिम्मेवारी है और अगर इसमें कुछ लाना चाहते हैं तो उन्होंने क्वेश्चनिंग बोर्ड रूम में और न्यूज रूम में पूछना चाहिए। वहां पर चीजें बदलने की जरूरत है, कंटेंट में, नैरेटिव में, वहां पर चीजें बदलने की जरूरत है। अगर आज NDTV, ABP, माझा महाराष्ट्र का या तमाम पूरे इंडिया भर के जितने भी लिबरल स्पेसेस हैं, अगर मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया मुसलमान हिंदू की बात करता है तो आप भी उसी घेरे में चर्चा को
शुरू रखते हैं, आप नैरेटिव चेंज नहीं करते, तो आकार है, आप भी उस गुनाह के उतने ही हकदार है जितना कि वो है। आपको मुद्दों को सही दिशा में लाना पड़ेगा। उसी घेरे में अगर आप उसको चर्चा करते रहे तो फिर बातों वही बनी रहेगी कि आप उनके ट्रैप में फंसे जा रहे हैं। ये चीजें हैं। आज सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो जानकारी गार्डियन और न्यूयॉर्क टाइम्स सिलेंडर्स को लेके, ऑक्सीजन को लेके, चुनाव को लेके, सुपर स्प्रेड इवेंट्स को लेकर अगर ला रही है तो उसके ऊपर जो ट्रोलिंग है वो कह रहे हैं कि अभी ये समय आपदा का समय है, आप सवाल मत कीजिए, आप कुछ बोलिए मत, आप कुछ सवाल मत कीजिए, सबको इकट्ठा आना पड़ेगा। अरे तो फिर कब सवाल करना है आप वो बता दीजिए। हमारे जो एक जर्नलिस्ट है, मशहूर जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये कहा कि आप मुहूर्त बता दीजिए, और मैं कहती हूँ कि सही बात है, ये सही मुहूर्त बता दीजिए। आप एनआरसी के वक्त सवाल नहीं कर सकते, आप कोरोना महामारी के वक्त सवाल नहीं कर सकते, आप लोग लाखों की तादाद में मरे तभी नहीं कर सकते हैं, आप चीन अगर अटैक करता है तब नहीं कर सकते हैं, आप कभी भी नहीं कर सकते, तो करना कब है ये बता दीजिए। तो इस तरह का जो रुख है इन तमाम चीजों को, we'll have to literally demolish all these things one by one. We have to basically understand them, and कटघरे में रह के भी हमको हमारी समझ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। हमको भी अपने आप को अक्रॉस आइडियोलॉजीज, अक्रॉस सोशल ग्रुप्स और अक्रॉस सभी के अक्रॉस जाकर चीजों को समझकर जो लोगों को समझाना पड़ेगा। और आखिरी बात मैं ये कहूंगी कि हम एक देश है 130 करोड़ लोगों का, और एक देश है मीडिया में के जगत में भी एक देश है जहां पर इस देश के तकरीबन 90% लोगों की बात नहीं हो रही है। और ये 90% लोगों की बात अगर नहीं हो रही तो उसमें से ये जो है अब आवाजें उठ रही है, उन आवाजों में से उठती हुई आवाजों के को भी उतना ही हमने गरिमा से सुनना चाहिए या उनको उतनी गरिमा प्रदान करनी चाहिए। अगर हमारा समाज या जो बहुसंख्यक लोग हैं वह सिर्फ एक लिबरल या मेन स्ट्रीम मीडिया से आने वाले 4-5 लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है और उनको ही हीरो बनाता है, तो यह उस बहुसंख्यक लोगों के बीच में से आने वाली आवाजों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। यह हीरोइज्म और इस तरह की चीजों से लोगों को हमको बचाना होगा, और यह इस चीज को भी डेमोलिश करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसमें सभी रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट और तमाम जो डिजिटल मीडिया स्पेस में लोग हैं उनको अपना अस्तित्व और अपनी अस्मिता को बरकरार कर हम जो कहते हैं अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस लाकर उन चीजों को लेकर जाना होगा। और कुछ ही चंद लोगों पर अगर देश का बहुसंख्यक तबका सिर्फ पीएम पर या सिर्फ सीएम पर अवलंबन रहने की बात करता है, उन्हीं को वो राम तक का उपाधि दे देते हैं, और हम भी अगर उसी इसमें जाते हैं कि जी नहीं, कोई XYZ वाजपेयी, कोई XYZ शर्मा, कोई XYZ कुमार, कोई XYZ प्रसून या कोई XYZ तंदाड़े या कोई इस तरह से ही वो बात हमारी करते रहेंगे और उन्हीं की बात हमको सुनना चाहिए, हमको स्व आकलन नहीं करना है, तो यह भी मीडिया और लोकतांत्रिक जो एक नैरेटिव चलना चाहिए उसके लिए भी यह भी बहुत बड़ा धोखा है। तो मेरे ख्याल से मैं इतना ही कहूंगी और मेरे तरफ से फिलहाल इतना ही। सद्दाम, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ गजाला यास्मीन जो असिस्टेंट प्रोफेसर और फैक्ट चेकर चेक ट्रेनर GNI, और दूसरे खास मेहमान जयंत जिज्ञासु राइटर और पॉलिटिशियन, तीसरे बेहद खास मेहमान डॉक्टर मनीषा बांगर जो सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक और NIN न्यूज नेटवर्क के फाउंडर थी, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब, सभी मेहमानों ने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसी पत्रकारिता को जो है देख करके हमें बचाना होगा और समाज में तभी जो है बदलाव आएगा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें,
क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।